स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं सुना है तो प्लीज पार्ट 1 सुन लीजिए और इस स्टोरी के बाद सहजी भी जरूर सुनिएगा। ईरा की प्रेगनेंसी के 7वें महीने की एक रात बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। अचानक ईरा के पेट में एक तेज असहनीय दर्द उठा। ये नॉर्मल पेन जैसा नहीं था, ये कुछ और था। घबरा मत ईरा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रुको रुको। हेलो, राय हॉस्पिटल। हाँ जी, प्लीज मुझे एम्बुलेंस चाहिए प्लीज। रोहन घबरा कर ईरा को शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया। औरिंदम और सुनीता भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचे। औरिंदम का दिल जो बरसों से शांत था आज एक अनजाने डर से धड़क रहा था। इमरजेंसी रूम के बाहर वक्त एक जगह ठहर गया था। रोहन बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। सुनीता रो रही थी और अरिंदम वो बस सामने दीवार को घूर रहा था। उसका चेहरा भावहीन था। घंटे बीत गए। आखिरकार डिलीवरी रूम का दरवाजा खुला। एक बुढ़ा अनुभवी डॉक्टर घोष बाहर निकला। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में एक ऐसी दहशत थी जो अरिंदम ने पहले कभी किसी डॉक्टर की आंखों में नहीं देखी थी। रोहन दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, ईरा कैसी है? हमारा बच्चा? रोहन, तुम्हारी पत्नी वो बेहोश है, बहुत खून बह गया है। हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर घोष ने एक लंबी सांस ली। वो अरिंदम की तरफ पलटा, जैसे वो जानता हो कि सिर्फ एक साइंटिस्ट ही उसकी बात की गहराई को समझ सकता है। अरिंदम, तुम एक बायोलॉजिस्ट हो, तुम्हें अंदर आकर ये खुद देखना होगा। मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इट्स नॉट नेचुरल। अरिंदम के अंदर का वाइब्रेशनल हम अचानक एक तेज हाई फ्रीक्वेंसी शोर में बदल गया। वो बिना कुछ कहे डॉक्टर घोष के पीछे डिलीवरी रूम में चला गया। अंदर का नजारा नर्क जैसा था। फर्श पर हर तरफ खून था। मेडिकल इक्विपमेंट्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। एक नर्स कोने में खड़ी कांप रही थी और ऑपरेशन टेबल पर एक स्टील की ट्रे में वो चीज रखी थी। वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक टेराटोमा था, एक ट्यूमर, एक बेडौल सूजा हुआ मांस का पिंड। पर ये किसी नॉर्मल टेराटोमा यानी कि ट्यूमर जैसा नहीं था। ये जिंदा था। उसमें से बाल और दांत तो निकल ही रहे थे और साथ ही आधे बने हुए छोटे छोटे अंग भी थे। एक छोटी सी बिना त्वचा की उंगली, एक अधूरी पलटी हुई आंख जो छत को घूर रही थी, और सबसे भयानक, उस मांस के लोथड़े के बीच एक दिल की धड़कन साफ दिखाई दे रही थी, धड़क रही थी। और अरिंदम वहीं जम गया। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसके सालों का ज्ञान, उसकी रिसर्च सब उस एक दृश्य के सामने धूल बन गए थे। हमने इसे घर से निकाला। ये उसकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ था। इसने हीरा को अंदर से खाना शुरू कर दिया था। इट वाज फीडिंग ऑन हर। डॉक्टर घोष की बात सुनकर अरिंदम की नजरें उस चीज पर टिक गई। उसके दिमाग में अचानक बरसों पुरानी वो रात जाग उठी। माइक्रोस्कोप के नीचे वो अजीब सोए हुए कण, उसका खून, पंजे का स्पर्श, अपने जिस्म से मांस का गायब होना, ईरा का चमत्कारी रूप से ठीक होना, अपनी पीठ पर बने वो अजीब निशान। और अचानक सब कुछ साफ हो गया। एक झटके में उस पर इस पूरी कहानी का भयानक सच जाहिर हो गया। ये ईरा का बच्चा नहीं था, ये हो ही नहीं सकता था।
ये एक बायोलॉजिकल अनोमली है, एक अनियंत्रित जेनेटिक ग्रोथ जिसे साइंस में टेराटोमा कहते हैं। और इसकी शुरुआत तब हुई जब अरिंदम ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की थी। सोचो, उस पंजे ने अरिंदम का डीएनए सैंपल क्यों लिया? सिर्फ जांचने के लिए नहीं, उसने अरिंदम के डीएनए को एक मास्टर की तरह इस्तेमाल किया, ईरा के जेनेटिक कोड के लॉक को खोलने के लिए। एक बार कोड खुल गया तो उस एंटिटी ने ईरा के जीनोम में अपना एक नया पैरासिटिक कोड लिख दिया। ये नया कोड एक डॉर्मेंट कंप्यूटर वायरस जैसा था जो सालों तक ईरा के हर सेल में बिना एक्टिवेट हुए छिपे रहा। वो बस सही बायोलॉजिकल ट्रिगर का इंतजार कर रहा था, शायद प्रेगनेंसी के हार्मोन्स या कोई और स्पेसिफिक सेलुलर सिग्नल, एक ऐसा ट्रिगर जो उस डॉर्मेंट कोड को एग्जीक्यूट करने का कमांड दे। इसमें इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि ये कोई श्राप नहीं, एक अजीब और भयावह बायोलॉजिकल प्रोसेस था। उस कोड को एक्टिवेट होने के लिए ईरा के शरीर का एक खास मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचना ज़रूरी था। और इंदम ने अनजाने में अपनी बेटी को बचाया नहीं, उसने उस एंटिटी को अपनी बेटी के डीएनए का ब्लूप्रिंट दे दिया। उसने उसे एक इनक्यूबेटर नहीं बल्कि एक जिंदा जेनेटिक प्रयोगशाला बना दिया था। और यह टेराटोमा, ये उस भयानक प्रयोग का नतीजा था। उसका भावहीन चेहरा टूट गया, उसकी आंखों से बरसों बाद पहली बार आंसू बह निकले। पर ये दुख के नहीं बल्कि शुद्ध, बिना मिलावट के, अस्तित्व के हिला देने वाले भय के आंसू थे। मैंने ये क्या कर दिया? उस मांस के लोथड़े ने अचानक हरकत की। उस अधूरी आंख ने पलक झपकाई और अपने दांत किटकिटाने लगा। और उसके अंदर से एक हल्की सी वाइब्रेशनल हमिंग की आवाज़ आई, वही आवाज़ जो अरिंदम के अंदर हमेशा गूंजती रहती थी। डिलीवरी रूम के बाहर का सन्नाटा अरिंदम के अंदर के तूफान से भी ज़्यादा भयानक था। वो एक जिंदा लाश की तरह कॉरिडोर में खड़ा था। उसकी आंखें उस बंद दरवाजे पर टिकी थी जिसके पीछे उसकी बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। रोहन ज़मीन पर बैठा था, उसका सर उसके घुटनों के बीच था। सुनीता एक बेंच पर मूरत बनी बैठी थी, पर अरिंदम वो उनके साथ नहीं था। वो सच के साथ अकेला खड़ा था जो उसके अस्तित्व को अंदर से खोखला कर रहा था। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, डॉक्टर कॉल। अरिंदम पलटा, वही मिस्टर दत्तो जो उसे बरसों पहले उस दुकान में मिला था, पर आज वो एक पुराने एंटिक डीलर जैसा नहीं लग रहा था। उसने एक साफ सुथरा सूट पहना था और उसके पीछे दो और लोग खड़े थे जिनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम हमेशा से यहीं थे डॉक्टर, देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। हम जानते थे कि ऐसा कुछ होगा। दत्तो की आवाज़ में ना हमदर्दी थी ना अफसोस, सिर्फ एक ठंडी क्लिनिकल सच्चाई थी। तुम लोग कौन हो? हम वो लोग हैं जो विज्ञान को उसकी सीमाओं के पार ले जाना चाहते हैं। ये पंजा बहुत सालों पहले एक जियोलॉजिस्ट को मिला था और हमने ही उस आर्टिफैक्ट को उस जियोलॉजिस्ट से हासिल किया था। हम उसकी शक्तियों को समझना चाहते थे, पर तुमने उसे इस्तेमाल कर लिया, एक ऐसे मकसद के लिए जिसके अनजान से तुम अनजान थे। ये सुनकर अरिंदम के अंदर का खौफ गुस्से में बदल गया। अंजाम? तुम जानते थे कि ऐसा हो सकता है? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्योंकि हमें डेटा चाहिए था डॉक्टर कॉल, और तुमने हमें बहुत ही अनमोल डेटा दिया है। तुमने साबित कर दिया है कि ये चीज़ ना सिर्फ डीएनए बदल सकती है बल्कि अपनी विरासत को अगली पीढ़ी में भी डाल सकती है। पर तुम्हारी बेटी वो एक कमज़ोर कैरियर साबित हुई, एक फेल्ड इनक्यूबेटर। उसका जिस्म इस नए जीवन को पनाह नहीं दे पाया। तभी डॉक्टर घोष कमरे से बाहर निकले। उनका चेहरा थका हुआ था। अरिंदम, ईरा, शी इज क्रिटिकल। उसके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसके अपने सेल्स ही उसके दुश्मन बन गए।
हम उसे खो रहे हैं, वी आर लूजिंग। ये सुनकर अरिंदम टूट गया। वो घुटनों पर गिर पड़ा। नहीं नहीं। दत्तो उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। एक रास्ता है डॉक्टर, हम उसे बचा सकते हैं। अरिंदम ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। हम उस अंश को नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी बेटी का डीएनए को वापस रिस्टोर कर सकते हैं। पर उस अंश को कहीं तो जाना होगा, वापस अपने असली सोर्स के पास। अरिंदम को उसकी बात समझ में आ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई, एक ऐसी शांति जो सब कुछ खो देने के बाद आती है। और बदले में तुम लोग क्या चाहते हो? तुम्हें और उस आर्टिफैक्ट को। हम इस एक्सपेरिमेंट को अपनी देखरेख में एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ घंटों बाद ईरा को एक अजीब से बिना निशान वाले एम्बुलेंस में एक अनजान जगह ले जाया जा रहा था। उसके साथ अरिंदम, दत्ता और उसके लोग थे। सुनीता और रोहन को बताया गया ईरा को एक बेहतर इलाज के लिए एक रिसर्च फैसिलिटी में ले जाया जा रहा है। फैसिलिटी शहर के बाहर एक वीरान जगह पर जमीन के नीचे बनी थी। एक सफेद स्टेराइल भूल भुलैया जैसी जगह। ईरा को एक कांच के कमरे में रखा गया और अरिंदम को उसके बगल वाले कमरे में, उसके बेड के ठीक सामने एक टेबल पर वो पंजा रखा हुआ था। तभी इंटरकॉम से एक आवाज आई, अब वक्त आ गया है डॉक्टर पॉल, आखिरी मनोकामना। अरिंदम ने कांच के उस पार अपनी बेटी को देखा। वो बेहोश थी पर उसकी सांसें चल रही थी। ये उसकी आखिरी कोशिश थी अपने पाप को धोने की, अपनी बेटी को उस नर्क से आज़ाद करने की जो उसने खुद बनाया था। आई लव यू बेटा। उसने पंजे को हाथ में लिया। लेट मी टेक हर प्लेस, क्लेम मी, क्लेम मी, क्लेम मी, क्लेम मी। जैसे ही उसने ये कहा, पंजे की सारी उंगलियां एक साथ एक झटके में बंद हो गई। अरिंदम चीख पड़ा। उसका जिस्म हवा में उठ गया, ऐंठने लगा। उसकी हड्डियां टूटने और जुड़ने लगी। उसकी त्वचा पिघलने लगी। वो बदल रहा था, एक इंसान से कुछ और बन रहा था। एक जिंदा एम्पलीफायर, एक बायोलॉजिकल एंटीना जिसका हर हिस्सा उस पंजे की शक्ति से जुड़ रहा था। कांच के उस पार ईरा ने अचानक एक गहरी सांस ली। उसके मॉनिटर्स पर रीडिंग नॉर्मल होने लगी। उसके डीएनए से वो दाग मिट रहा था। अरिंदम की चीखें धीरे धीरे एक अजीब से मैकेनिकल हम में बदल गई। उसका इंसानी कॉन्शियस खत्म हो रहा था। नाउ लॉक द फैसिलिटी। देखते ही देखते हफ्ते महीनों में बीत गए और अरिंदम का दर्द बढ़ता गया। वो अब एक इंसान के खोल में कैद कुछ और बन चुका था, लेकिन उसका शरीर अब भी इंसानी था और दर्द बढ़ता जा रहा था। हर इंसान का एक पल आता है जब दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाए। इसी को शायद ब्रेकिंग पॉइंट कहते हैं और अरिंदम का ब्रेकिंग पॉइंट भी अब नजदीक था। अरिंदम क्या हो रहा है? उसके वाइटल्स चेक करो, समथिंग इज रॉन्ग। वहां मौजूद हर इंसान अरिंदम के कमरे की ओर दौड़ा। अरिंदम दर्द से कबरा रहा था और उसके दांतों की चिटचिटाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई ऐसा तूफान उठ रहा था जो अपने साथ सब कुछ तबाह करने को तैयार था। और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उस बेतहाशा दर्द में अरिंदम ने उसके पास रखे उस पंजे को छुआ और एक लगभग ना सुनाई देने वाली आवाज में एक सिसकी के साथ अपने आखिरी बचे हुए पलों में उस दर्द से निजात पाने की एक खामोश गुजारिश की। मुझे दर्द से मुक्त करो, दर्द से मुक्त करो। और जैसे ही उसने उस दर्द भरी दबी हुई आवाज में ये कहा, पूरे कमरे में मानो एक जलजला आ गया। कांच, मशीन्स, इंसान, बाकी का सामान उस सोनिक वेव के थपेड़ से झटक दिए गए। हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था। पूरी रिसर्च फैसिलिटी अंधेरे के आगोश में डूब गई। वर्तमान समय कई दशक बाद।
एक पुरानी जमीन के नीचे बनी फैसिलिटी। दीवारों पर जंग लगा है, हवा में सीलन और मौत की एक अजीब सी शांति है। अंधेरे को टैक्टिकल फ्लैशलाइट्स की तेज रोशनी चीर रही है। तंत्रा की एक एलिट टीम गरुड़ स्क्वाड हल्के हल्के कदमों से आगे बढ़ रही है। उनके लीडर हैं कमांडर विक्रम, एक मजबूत शांत इंसान। उनके साथ है टीम की साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर अनन्या शर्मा। स्टेटस शर्मा। बहुत ही अजीब है कमांडर। फैसिलिटी में कोई लाइफ साइंस नहीं है, पर एक अजीब सा लो लेवल एनर्जी सिग्नेचर अभी भी मौजूद है, जैसे इस जगह में कुछ अभी भी जिंदा हो। इंटेल के मुताबिक प्रोजेक्ट रक्तलेखा यहीं बंद हुआ था। टीम एक बड़े से जंग लगे ब्लास्ट डोर के सामने रुकती है। ब्रीच करो। अंदर ऑब्जर्वेशन रूम धूल और जालों से ढका है, पर एक चीज अभी भी बिल्कुल साफ है। सेंटर में एक टेबल पर रखा एक पुराना रील टू रील टेप रिकॉर्डर। उसके ऊपर एक टेप है जिस पर हाथ से लिखा है प्रोजेक्ट सहजीवी फाइनल लॉग। अनन्या आगे बढ़ती है और टेप रिकॉर्डर को ऑन करती है। एक टूटी हुई डर से कांपती हुई आवाज स्पीकर से गूंजती है। ये दत्ता के लीड साइंटिस्ट की आखिरी रिकॉर्डिंग है। हम गलत थे। ये कोई ऑकल्ट आर्टिफैक्ट नहीं था। ये एक पैनस्पेर्मिक कैटलिस्ट है, एक बायोलॉजिकल टेराफॉर्मिंग टूल, एक ऐसी चीज जो किसी ग्रह पर आकर वहां के डोमिनेंट स्पीशीज के डीएनए को कॉपी करता है, उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करता है, एक नई हाइब्रिड जिंदगी बनाता है। ये मनोकामनाएं पूरी नहीं करता, ये नया जेनेटिक कोड लिखता है। विक्रम और अनन्या एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ है। और इंदम कौल ने जब अपनी बेटी को बचाने की इच्छा की, उसने अनजाने में इस चीज को अपने डीएनए का सैंपल दे दिया। वो उसकी सतह एक स्पंज की तरह है, स्पर्श करते ही स्किन के सेल्स से जेनेटिक कोड को एक्सट्रैक्ट कर लेती है। और उसने उस डीएनए को इस्तेमाल करके ईरा के गर्भ में एक नया जीवन बनाने की कोशिश की, पर वो एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था, एक क्रूड बायोलॉजिकल कॉपी, एक गलती। जब कॉल ने उस शक्ति को अपने अंदर लिया तो वो इसका दूसरा और ज्यादा उन्नत प्रयोग बन गया। इस बार मकसद फिजिकल रिप्रोडक्शन नहीं था, बल्कि प्रोपेगेशन था, फैलना। वो चीज कॉल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी। उसने कॉल के दिमाग की बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख लिया, इसीलिए वो एक ह्यूमन एम्पलीफायर बन गया। उसका शरीर एक जीता जागता एंटीना था, और आखिर में वो साइकिक बूम। वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ब्रॉडकास्ट था। उस एंटिटी ने कॉल की सारी बायोलॉजिकल एनर्जी को एक सोनिक वेव में बदलकर छोड़ दिया, एक ऐसी वेव जो अपने साथ उस जेनेटिक कोड लेकर चलती है। उसने कमरे में मौजूद हर इंसान के सेल्स के साथ रेजोनेट किया, उनके डीएनए को दूर से ही रीराइट कर दिया। ये स्पर्श से नहीं, हवा से फैलता है, और ये हर नए होस्ट के साथ और स्मार्ट हो रहा है। उसने आखिरी इच्छा की, दर्द से मुक्ति, और उस पर एक डिस्चार्ज इवेंट हुआ, एक साइलेंट साइकिक एक्सप्लोजन। उस कमरे में मौजूद हम सब के दिमाग में उसने एक अनजाना बायोलॉजिकल कोड इम्प्लांट कर दिया, एक ब्लूप्रिंट, एक आदेश होस्ट के साथ सहजीवन स्थापित करने का। ये एक ऐसी महामारी है जहां हर परिवार अपने खुद के अनोखे राक्षस को जन्म देगा। डॉक्टर कॉल के केस में ये एक टेराटोमा था, किसी और के लिए शायद ये एक कान खजुराह कोई रेप्टाइल या फिर कोई बिल्कुल नया लाइफ फॉर्म हो सकता है। वो क्या होगा, ये उस इंसान का डर तय करेगा। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। क्या सहजीवी? तो ये ऐसे शुरू हुआ? कितने लोग थे उस ऑब्जर्वेशन रूम में? 19 लोग, कमांडर, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस और एक जूनियर लैब असिस्टेंट। हरीश दास, हमें उस पंजे को ढूंढना होगा। 1971, एक गांव का आंगन। हरीश दास अपने घर लौट आया। वो अजीब महसूस कर रहा था। उसके दिमाग में एक हल्का सा हम गूंज रहा था। उसका 10 साल का पोता देवेंद्र दौड़ते हुए उसके पास आया और उसे लिपट गया। जैसे ही हरीश ने अपने पोते के कंधे पर हाथ रखा, देवेंद्र जम गया। एक पल के लिए देवेंद्र को अपने कंधे पर अपने दादा का हाथ नहीं, बल्कि एक लंबा काला कनखजूरे जैसा पैर महसूस हुआ। उसने पलक झपकाई और सब नॉर्मल हो गया, पर उसने देख लिया था, और वो पहली बार
अपने दादा के अंदर से आती हुई उस धीमी वाइब्रेशनल हम को सुन सकता था। ये एक महामारी है जहाँ हर परिवार अपने खुद के अनोखे राक्षस को जन्म देगा। वो क्या होगा ये उस इंसान का डर तय करेगा। पत्थर पे आवाज गूंजी, नींद से जागी एक आंगन गूंजी, हुक्म दिया था अमर होने का, अब जिस्म मेरा है एक बिछौना। सांस लेते हैं प्यार की चादर ओढ़ लेते हैं, आपके हाथ में कीना देखा हर औलाद हमसे सीखा। Rock